सो हेलो क्लास। वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्लास नाइन्थ की कंप्लीट फिजिक्स। तो टोटल क्लास नाइन्थ की अगर साइंस की मैं बात करूं तो टोटल फिजिक्स के 5 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग होगी मोशन चैप्टर की। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद जो अगला चैप्टर रहेगा दैट वुड बी ग्रेविटेशन। उसके बाद आपका चैप्टर आता है वर्क, पावर एंड एनर्जी। देन वी हैव साउंड। तो टोटल कुल मिलाकर 5 चैप्टर हम रहेंगे, वन बाय वन हर एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर की थ्योरी को बिल्कुल डीप में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद अ न्यू चैप्टर। और बच्चों, चैप्टर की हेडिंग सभी बच्चे डालेंगे। चैप्टर का नाम है मोशन। तो देखो, मोशन वर्ड से अगर जनरली हम बात करें तो मोशन से आप क्या समझते हैं? किसी भी चीज की मूवमेंट होना, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होना? मूवमेंट होना। तो बच्चों, जो मैं चैप्टर डिस्कस करूंगा ये थोड़ा सा नोट्स की फॉर्म में भी हम डिस्कस करेंगे, तो कॉपी पेन लेके सभी बैठिएगा कि साथ साथ हम समझें भी और लिखें भी। क्योंकि एग्जाम टाइम में जब नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे तो आप चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से और जल्दी समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों बात आती है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। यानी कि मोशन क्या होता है? तो आप बोलोगे एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion if it moves, और फिजिक्स की लैंग्वेज में कहें तो if it changes its position। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाती है, इसका मतलब कि मूवमेंट हुई है। और एक मिनट, इसको करेक्ट कर देते हैं। ए पोजीशन से बी पोजीशन तक अगर कोई बॉडी गई है, इसका मतलब कि क्या है कि मूवमेंट हुई है। या फिर हम कहें कि चेंज इन पोजीशन हो, उसने अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज किया, चेंज इन पोजीशन, तभी हम कहेंगे कि मोशन हुआ है। फिजिक्स में हम दो टर्म हमेशा ही इस्तेमाल करते रहेंगे, दैट इज, कभी कभार आपको ये वर्ड भी देखने को मिलेगा, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स वर्ड का मतलब होता है एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पर होती है। एक वर्ड आपको ये भी सुनने को मिलेगा, डायनामिक्स, जहां पर मोशन की बात हो रही है, जहां पर मूवमेंट की बात हो रही हो। तो इस चैप्टर में, बिकॉज मैकेनिक्स का टॉपिक है, मैकेनिक्स भी एक साइंस की ब्रांच है, एक फिजिक्स की ब्रांच है, जहाँ पे हम मोशन की बात करते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स एक पार्ट है फिजिक्स का, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो उसके ऊपर क्या क्या फिजिक्स लगती है, क्या क्या फिजिक्स के फिनोमिना जो है वो लगते हैं। तो बच्चों, मोशन जो है वो डिपेंड करता है पाथ पे। तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ मोशन डिपेंडिंग अपॉन द पाथ। तो हम ये बात लिखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन पाथ देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मोशन। एग्जाम्पल की जैसे कि बोल सकते हैं हम सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या मतलब है? सर्कुलर मोशन यानी कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही है तो इस प्रकार के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। और क्या हो सकता है? जैसे कि लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन तक स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द लीनियर मोशन। और क्या टाइप हो सकती है? और भी बहुत सारे प्रकार के मोशन होते हैं, जैसे कि
ओसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। अगर कोई बॉडी अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है तो ऐसी बॉडी को ओसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? सपोज ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, इसको अगर मैं एक पोजीशन से यहां पर लाकर छोड़ दूं तो ये इस प्रकार टू एंड फ्रो मोशन करेगा। टू एंड फ्रो का मतलब होता है एक बार आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, है ना? तो इस प्रकार के मोशन को टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द पाथ अलग अलग प्रकार के हमारे मोशन होते हैं। ठीक है जी। तो ये तो रहा मोशन का बेसिक। और जब भी हम मोशन पढ़ते हैं, मूवमेंट होती है, चेंज इन पोजीशन होती है, तो यहाँ पर फिर नया कंसेप्ट आपके सामने उभर कर आता है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन। तो जो अगला टॉपिक आपका रहेगा दैट इज द डिफरेंस, यानी कि हम डिफरेंस समझेंगे किस किस के बीच में। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस की एक खास बात होती है, इट इज द एक्चुअल पाथ। इट इज द एक्चुअल path followed by the object during its journey। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द shortest path followed by the object। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िएगा। इट इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट एंड इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। क्या मतलब है इसका? एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो बॉडी ए पोजीशन से चलती है और बी पोजीशन तक जाती है। मैं दो केसेस लेता हूं। पहला केस, यहां से बॉडी चली, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, और जब जाकर वो बी पोजीशन पर पहुंची इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए। अब उसको ए से बी जाना है तो उसने ये वाला पाथ चूज किया। और एक दूसरा केस लेता हूं कि वो ए से बी जाती है बाय कवरिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। ए से बी जाने का जो सबसे छोटा रास्ता है, वो छोटा रास्ता ये स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसे में ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, दैट shortest path is actually the displacement। और ये जो पाथ आपको नजर आ रहा है दैट इज द डिस्टेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे भी सपोज करो आप अपने स्कूल में हैं और आपको अपनी क्लास से सपोज कीजिए वाटर कूलर तक जाना पानी पीने के लिए। अब एक बच्चा जाता है और उसका मन कर रहा है कि यार थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लूं, घूम फिर के जाता हूँ। तो वो क्लासरूम से निकलता है, कॉरिडोर का चक्कर लगाता है, फिर ग्राउंड में जाता है, फिर इधर उधर घूम फिर के पानी पीने वाटर कूलर तक पहुंचता है, और ऐसे ही घूमते फिरते लंबे रूट को फॉलो करते हुए क्लास में आता है। और इसकी जगह एक दूसरा लड़का है, सीधा सीधा जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है, पानी पीता है वाटर कूलर पर और वापस क्लास में आ जाता है। तो ऐसे में जो ये लॉन्ग पाथ इसने फॉलो किया है दैट इज द डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट पाथ इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये पहला डिफरेंस है। उसके बाद एक और डिफरेंस आप याद करना। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव और जीरो।
डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इंपॉर्टेंट बात, क्या मतलब है इसका? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जीरो रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाना है, तो भाई वो कुछ ना कुछ तो दूरी तय करेगा। भाई 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, कोई ना कोई दूरी तय करेगा, चलते हुए जाएगा। तो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और अगर चलेगा ही नहीं, मान लीजिए उसे ए पोजीशन से चला और ए ही पोजीशन पर उसे पहुंचना था, तो उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो जीरो वैल्यू हो गई। यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी और जीरो रहेगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक इंसान ए पोजीशन से चला और बी पोजीशन तक पहुंचा, ऐसे गया, ठीक है। और सपोज करते हैं कि लेट्स से इसने जो ये दूरी तय करी, ये जो स्ट्रेट लाइन है, दैट स्ट्रेट लाइन इज 10 मीटर। ए से बी गया, 10 मीटर की दूरी तय करी और वापस वो कौन सी पोजीशन पर आ गया? सी पोजीशन पर आ गया। और सपोज करो ये जो इसने तय करी, दैट इज 4 मीटर, ठीक है। तो पहले तो ए से बी गया 10 मीटर और उसके बाद बी से सी गया 4 मीटर। तो ऐसे में क्या हो जाएगी? 4 - 10, दैट इज -6 मीटर। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहा है तो पॉजिटिव भी हो सकती है। और अगर डिस्टेंस कोई ट्रेवल ही नहीं करा है, कोई दूरी तय ही नहीं करी है, तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। तो एक बात याद रखना, डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस ही है। डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस भी है, मगर डिस्टेंस एक डिस्प्लेसमेंट नहीं है। समझ में आया? एक और डिफरेंस की बात करते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्या है भाई? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब ये भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। फिलहाल के लिए हम इसे लिख लेंगे, इसे हम आगे पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो बच्चों बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, दैट इज डिफरेंस की फॉर्म में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट, दैट इज डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। जो एक्चुअल में बॉडी ए से बी जाने के लिए जो एक्चुअल पाथ को फॉलो करिए, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? कि शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या बताया? कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव और जीरो रहेगा और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एग्जाम्पल भी मैंने लिए। एक पॉइंट जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब मैं स्केलर और वेक्टर को डीप में स्टडी करेंगे इसको, तो जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं सभी। सपोज कीजिए कि एक बॉय है और वो एक मोशन करता है। वो ए से बी जाता है और ए से बी जाता है और 9 मीटर की दूरी तय करता है। फिर बी से सी जाता है और बी से सी जाने में वो 12 मीटर की दूरी तय करता है। तो ऐसे में इस मोशन की इस मोशन का आप डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो ध्यान से समझिएगा सभी। अब पहले वो ए से बी गया, फिर बी से सी गया, ठीक है।
तो सबसे पहले तो इस ट्रायंगल को ही सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ए बी 9 है, बी सी 12 है, तो ए सी क्या होगा? वैसे तो मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, दिस इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो इसका आंसर आपका 15 मीटर ही आने वाला है। बाकी मैं सॉल्व करके भी बता देता हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC square is equal to AB square plus BC square. So we have AC square is equal to 9 square plus 12 square. So we have AC square is equal to 81 plus 144, which is 225. And finally we will have AC equal to under root of 225, that is 15 meter. Okay. Now हमसे पूछा गया था कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ठीक है ना? ये पढ़ते हैं। तो देखो, पहले बॉडी ए से बी गई, फिर बी से सी गई, तो ऐसे में इसने डिस्टेंस कितना कवर किया भाई? ए से बी गई तो 9 मीटर की दूरी तय करी, उसके बाद बी से सी 12, तो 12 और 9 कितने हो गए? 21 मीटर। तो बच्चों यहाँ पर बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया? 21 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। भाई इन एंड ऑल तो वो ए से सी तक गया ना, तो चाहे वो, अब ये तो इसने लॉन्गेस्ट पाथ कवर कर लिया कि ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या था? सीधा ए से सी चला जाए, और ए से सी की दूरी कितनी है? 15 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना आ गया? 15 मीटर। दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी की तरफ, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल, काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, जैसे कि मास, जैसे कि स्पीड। स्पीड हम आगे बढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। सो दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या मतलब है? देखो, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो लेकिन कोई डायरेक्शन ना हो। सपोज करो, मैं मास की बात करता हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ मास। किसी बॉडी का मास जो है वो 10 kg है। तो बच्चों जो ये 10 न्यूमेरिकल डिजिट है ना, इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इट इज मैग्नीट्यूड। अब आप ध्यान से देखोगे कि मास के अंदर आपको मैग्नीट्यूड तो नजर आ रहा है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं नजर आ रही। कभी आपने सुना है कि किसी बॉडी का मास है 10 kg इन नॉर्थ डायरेक्शन? डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती। तो मास के केस में कोई डायरेक्शन का लेना देना ही नहीं है। तो ऐसी अगर कोई क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। डिस्टेंस की बात करें, जैसे मैंने पिछली बार भी एग्जांपल लिया था, कोई बॉडी अगर ए से बी जा रही है, तो वो कोई भी रैंडम पाथ फॉलो कर कर बी तक पहुंच रही है। तो क्या यहाँ पर डायरेक्शन का कोई रोल है? क्या यहाँ पर कुछ डायरेक्शन मैटर कर रही है? नहीं कर रही है। तो बच्चों ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है, तो ऐसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। तो सेकंड क्वांटिटी क्या है? दूसरी क्वांटिटी का नाम क्या है? दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होगी? द फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और जो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती हो। एग्जांपल, एक तो अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और क्या हो सकता है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी।
ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, ये भी हम थोड़े आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटी। समझते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता हो। देखो, पहले डिस्प्लेसमेंट की ही बात कर लेते हैं। जब हमने वही एग्जांपल लिया था कि बॉडी अगर ए से बी जाती है, तो पहले तो जब डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो वो रैंडम पाथ फॉलो कर रही थी, इस प्रकार डायरेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन जब मैंने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट, तो ए से बी जाने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो आप देखोगे कि ए से बी जाने का शॉर्टेस्ट पाथ केवल एक ही है। तो क्या मैंने इस पोजीशन पर डायरेक्शन फिक्स कर दी कि भाई अगर आप इस डायरेक्शन में ही जाओगे सीधा, तभी आप एक शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो कर पाओगे और तभी आप डिस्प्लेसमेंट बता पाओगे। यानी डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन फिक्स कर दी हमने। तो इस तरीके की क्वांटिटी क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। फोर्स, फोर्स का भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये एक बॉक्स रखा है, एक फर्श पर एक बॉक्स रखा है, और एक आदमी यहां से इसको धक्का मारता है। तो जब यहां से धक्का मारेगा तो ये बॉक्स इस तरफ जाएगा। अगर कोई इंसान इसी बॉक्स पर यहां से धक्का मारेगा तो ये बॉक्स इस तरफ जाएगा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हुई। तो क्या ये भी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। तो ऐसे में फोर्स भी कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, जब तक आप स्कूल लाइफ में हैं, जब तक आप फंडामेंटल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उस समय तक आपको केवल दो ही क्वांटिटी बताई जाएगी, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। बट हायर एजुकेशन में एक और क्वांटिटी होती है जिसे हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। टेंसर क्वांटिटी। देखिए, टेंसर क्वांटिटी में केवल आपको बस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, डिटेल में तो हम इसे कॉलेज टाइम में पढ़ते हैं। तो टेंसर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और जो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, या यूं कहें कि विच हैव मोर देन वन डायरेक्शन। या फिर ऐसा भी बोलते हैं कि इफ अगर किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाए, अगर मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आए, तो डायरेक्शन में भी चेंज आएगा। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड चेंज करने पर डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, ऐसी क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता, मैग्नीट्यूड चेंज करने पर डायरेक्शन में चेंज नहीं आता, इसलिए उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन टेंसर क्वांटिटी में आसान भाषा में ये समझे कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों तो है ही, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड चेंज करने पर डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, या एक समय पर ऐसा लगे कि किसी चीज की कई सारी डायरेक्शंस है, ऐसी क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी कहलाती है। इसका एग्जांपल दे दो सर। इसका एग्जांपल है करंट। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। बट क्योंकि टेंसर क्वांटिटी आपने पढ़ी नहीं है, 12th तक हम करंट को एज अ स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करेंगे। बट एक्चुअली में करंट कौन सी क्वांटिटी है? करंट टेंसर क्वांटिटी है। समझ में आया? अब करंट टेंसर क्वांटिटी क्यों है, ये 12th क्लास में हम अच्छे से बताएंगे आपको। ठीक है, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। एग्जाम में नहीं आएगी, सिर्फ पता होनी चाहिए। एग्जाम में सिर्फ आपको दो चीजों से मतलब होना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी। तो यहाँ पर स्केलर, वेक्टर और टेंसर का काम समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट, स्केलर और वेक्टर का कंसेप्ट आई गेस सबको बड़े अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम नई चीज पढ़ते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ध्यान से समझना, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें। व्हेन ए बॉडी when a body travels equal distance in equal interval of time, then
द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से लाइन को पढ़िए। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए ये कार है, ठीक है जी। ये कार ऐसे ट्रेवल कर रही है और हम कुछ इंटरवल बना देते हैं। मान लीजिए ये एक सिटी है एंड दिस इज अनदर सिटी बी, दिस इज अनदर सिटी सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। ये मैंने ए बी सी डी ई एफ नाम से अलग अलग सिटीज बना दी। ध्यान से पढ़िए। मैंने बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं कहता हूं ये कार ए सिटी से बी सिटी पहुंची और 100 किलोमीटर की दूरी तय करी। इसने कितनी दूरी तय करी? 100 किलोमीटर की दूरी तय करी। और कितने घंटे में करी? सपोज कीजिए 2 घंटे में ए से बी पहुंची। फिर इसने 100 किलोमीटर की दूरी तय करी। कितने घंटे में? 2 ही घंटे में तय करी। फिर इसने 100 किलोमीटर की दूरी तय करी, 2 ही घंटे में तय करी। 100 किलोमीटर की दूरी तय करी 2 घंटे में एंड अगेन लास्ट 100 किलोमीटर की दूरी तय करी 2 घंटे में। अब ध्यान से देखिए कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है हर इंटरवल में, और हर इंटरवल का टाइम भी बिल्कुल बराबर है। यहाँ भी 2 घंटे लग रहे हैं, यहाँ भी 2 घंटे, यहाँ भी 2 घंटे। तो व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई भी बॉडी इस प्रकार का मोशन कर रही है तो ऐसे में उस बॉडी को हम यूनिफॉर्म, उस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। सीधी सी बात है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ, इसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या बोलेंगे? द बॉडी ट्रेवल unequal distances in equal interval of time। क्या मतलब है? ध्यान से देखो। अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर से ये हम एक ओडी गाड़ी बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। ये गाड़ी है और ये आपका रोड हो गया। फिर से इंटरवल बना लेते हैं यहाँ पर ए बी सी डी और यहाँ पर ई, ठीक है जी। ध्यान रखना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो सपोज करो ये भी 2 घंटे, ये भी 2 घंटे, ये भी 2 घंटे और ये भी 2 घंटे। ए से बी 2 घंटे में ट्रेवल की, कितनी दूरी तय करी? मैं कहता हूँ इसने यहाँ पर 200 किलोमीटर की दूरी तय करी। बी से सी थोड़ी सी थकावट हो गई ड्राइवर को तो थोड़ा सा स्लो चलाने लग गया। तो सपोज कीजिए यहाँ पर इसने 150 किलोमीटर की दूरी तय करी, 150 किलोमीटर। यहाँ पर फिर से रफ्तार बना दी, 250 किलोमीटर की दूरी तय करी और यहाँ पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो आप ध्यान से देखिए कि जो दूरी तय कर रहा है इन इंटरवल्स के बीच में वो अनइक्वल है। यहाँ 200, यहाँ 150, यहाँ 250, यहाँ 100। तो व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई भी बॉडी इस प्रकार का मोशन करती है तो ऐसे में उस बॉडी को हम, उस मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल से, एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। इसी बात को मैं ग्राफ से भी समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाय ग्राफ, ग्राफ से समझते हैं कि कैसे पता लगाएं कि कौन सा मोशन यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ध्यान से समझिए। सो दिस इज अ ग्राफ। मैं एक्स एक्सिस पर ले लेता हूँ टाइम और वाई एक्सिस पर ले लेता हूँ डिस्टेंस, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से समझिए। भाई सपोज करो 1 घंटा हो गया था टाइम। 1 घंटे में उसने 100 किलोमीटर की दूरी तय करी। 1 घंटे में 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करी।
तो ये आपका पॉइंट आ गया। फिर से 1 घंटा हुआ, फिर उसने 100 किलोमीटर की दूरी तय करी। ठीक है जी, 1 घंटा हुआ, फिर से उसने 100 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो ये पॉइंट हो गया। फिर 1 घंटा हुआ, फिर से उसने 100 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो ये हुआ। और ऐसे चलते चलते उसने इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप देखोगे कि जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये ग्राफ किसका है बच्चों? ये ग्राफ है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है। क्लियर है? तो पहचान क्या है एक यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनेगा तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अच्छा, अगर ऐसा ही है, कोई भी बॉडी अगर ऐसा ग्राफ फॉलो कर रही है, ये आपका एक्स एक्सिस पे टाइम हो गया और यहाँ पर हो गई डिस्टेंस, और ग्राफ सपोज करो बच्चों ऐसा आ रहा है। ठीक है जी, ये कौन से टाइप के मोशन का ग्राफ है? दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप ध्यान से देखोगे कि टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। आप अगर इस एग्जांपल में देखोगे तो 200 किलोमीटर, फिर 150, देखो 200 से 150 घट गया डिस्टेंस, फिर एकदम बढ़ गया, फिर घट गया। तो ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है। अच्छा जी, तो ये ग्राफ बताओ, ये किसका ग्राफ होगा? ये टाइम हो गया, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस बनाया। ठीक है जी, अब मैं ग्राफ बनाता हूँ ऐसे। ये बताओ, ये कौन सा ग्राफ है? बच्चों ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है। समझ में आ रहा है आपको बात? ये किसका ग्राफ है? यहाँ पर टाइम ले लिया, यहाँ पर डिस्टेंस ले लिया। अगर सपोज करो ग्राफ आपका ऐसे बन जाए, ये कैसा ग्राफ है? दिस इज ऑल्सो द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, दोनों के दोनों ग्राफ ही कौन से हैं? नॉन यूनिफॉर्म के हैं। तो बच्चों आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कुछ टर्म्स हैं जो हमें अच्छे से क्लियर करनी है। सबसे पहली टर्म आती है स्पीड। स्पीड क्या होती है? तो ध्यान से पढ़ना बच्चों। द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस traveled by a body per per unit time is called speed। बच्चों स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? किसी भी बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में किया है, वही आपका क्या हो जाता है? स्पीड। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम में उसने कितनी दूरी तय करी है, ये कौन चीज बताती है? ये स्पीड बताती है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, एस आई यूनिट की बात करूं, एस आई जो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि जो सभी जिस यूनिट को फॉलो करते हैं, जैसे कि अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ को सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, मीटर में भी करते हैं, माइल्स में भी करते हैं, किलोमीटर में भी करते हैं। लेकिन जो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट होती है वो उसी को ही हम एसआई यूनिट बोलते हैं, जो कि लेंथ की कितनी होती है? मीटर होती है। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? ध्यान से समझना। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। एक दूरी है, मीटर में तय करते हैं। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड।
जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। बिकॉज देखो फॉर्मूले में आपको क्या यूज हो रहा है, डिस्टेंस यूज हो रहा है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो जब हम स्पीड पढ़ते हैं इसी के साथ हम एक और चीज पढ़ते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? तो बच्चों एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, यहाँ पे आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्लियर है? एक एग्जांपल से समझते हैं दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। एवरेज स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ और स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोनों में क्या अंतर है एग्जांपल से समझते हैं। वही कार वाला एग्जांपल लेते हैं। तो ये आ गई हमारी ऑडी कार और ये रोड है, ठीक है जी। तो दिस इज ए पोजीशन, दिस इज बी पोजीशन, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ कि बॉडी ए से बी गई और सपोज कीजिए इसने 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर इसने 20 मीटर की दूरी तय करी। अगर मैं बी से सी की बात करूं तो ऐसे में सपोज कीजिए इसने 10 सेकंड के अंदर 15 मीटर की दूरी तय करी। और अगेन यहाँ पर कोई और टाइम लेते हैं, सपोज 20 सेकंड के अंदर इसने यहाँ पर 25 मीटर की दूरी तय करी। तो ऐसे में व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, इस पूरे मोशन की एवरेज स्पीड जो है वो क्या रहेगी? तो ध्यान से पढ़िए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या है, ए से बी गई, बी से सी गई, फिर सी से डी गई, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 20 प्लस 15 प्लस 25 डिवाइड बाय द टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 1 4 और 2 से 60 डिवाइड बाय 20 या 20 40। So 6 by 4 that is 3 by 2 or 1.5 meter per second will be the average speed of that person, ठीक है। लेकिन ऐसे में अगर मैं मान लो पूछ लेता कि भाई केवल बी से सी के केस के बारे में बताओ कि बी से सी के केस में स्पीड क्या होगी, जब हम बी से सी की बात करेंगे तब हम एवरेज स्पीड इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एवरेज स्पीड में तो टोटल मोशन की बात हो रही है। अगर मैं केवल बी टू सी वाले मोशन की बात करूं तो वहां पर मैं एवरेज स्पीड नहीं लिखूंगा, वहां पर मैं लिखूंगा स्पीड। और ऐसे में स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 15 मीटर और टाइम कितना है 10। तो यहाँ पे जो स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी, ये 5 पे कट रहा है 3, ये 2, 3/2। तो इत्तेफाक से ये भी आपकी कितनी आ गई 1.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ए टू बी की बात करेंगे, ए टू बी की बात करेंगे, ऐसे में स्पीड कितनी है, ए से बी की बात करेंगे तब कितनी है, देखो बी है 20 है और टाइम कितना है 10। तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। सी टू डी की बात करेंगे तब स्पीड बच्चों कितनी है, तब स्पीड है 25/20, 5 से कटेगा 4 5, सो दैट इज 5/4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को स्पीड अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं, न्यू आर्टिकल। जो अगला आर्टिकल है उसका नाम है बच्चों वेलोसिटी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, तो ध्यान से पढ़िएगा। द rate of change of displacement, the rate of change of displacement is
known as velocity। बच्चों वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फॉर्मूलों को ध्यान से पढ़िएगा। जब मैं बात कर रहा था स्पीड की या एवरेज स्पीड की, तो वहां पर क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी की, तब यहां पर क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, तो भाई इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? आप सभी जानते हो डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में मेजर करते हैं और डिस्टेंस को भी मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी भी? मीटर पर सेकंड। यानी कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? सेम होती है। इसको नोट करेंगे, मीटर पर सेकंड। लेकिन स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी आपकी कौन सी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आ रही है, डिस्प्लेसमेंट वाज द वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे आप करके याद कर सकते हो। तो वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी को ना एक और चीज बोल सकते हैं, पता है क्या? वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विद डायरेक्शन। यानी वेलोसिटी एक स्पीड ही है, लेकिन साथ में क्या आ गई है? डायरेक्शन आ गई है। ठीक है जी। तो जैसे हमने स्पीड के साथ एवरेज स्पीड पढ़ा था, वैसे ही वेलोसिटी के साथ साथ हम एक और चीज पढ़ते हैं, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी में सिर्फ एक चीज आपके साथ में ऐड हो जाएगी, दैट इज, इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा सभी, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। अब इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा बच्चों इस पूरी यूनिट में या आगे भी जब हम पढ़ेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, कोई भी मोशन जब शुरुआत होता है, किसी भी मोशन की स्टार्टिंग होती है, कोई बॉडी मूव करती है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे हाथ में एक बॉल थी, ठीक है, और इस बॉल को मैंने ऊपर उछाला। तो जब मैंने इस बॉल को ऊपर उछाला, तो उस समय पर स्टार्टिंग मोशन की स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होगी होगी सपोज करो मैंने इसे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर उछाला, क्योंकि डायरेक्शन मैंने दे दी है, तो ऐसे में इसको वेलोसिटी बोलेंगे। तो u से रिप्रेजेंट करा है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। इस बॉल को ऊपर उछाला, और ऊपर उछालते समय जिस गति से ये ऊपर गई, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, तो ऊपर की तरफ जब मैंने इस बॉल को उछाला, उस समय पर मैंने जो इसको वेलोसिटी दी, वो मोशन की स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी थी, जो कि 20 मीटर पर सेकंड की थी। अब ये बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, लेकिन एक बात बताइए, ऊपर जाते समय क्या इसकी वेलोसिटी यही रहेगी? नहीं रहेगी। ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहां पर आकर बिल्कुल इसकी ऑलमोस्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो सपोज करो मैं अगर सिर्फ यहां से यहां तक की मोशन की बात कर रहा हूं, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी? 20 मीटर पर सेकंड, और ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, और यहां पर जाकर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो हो गई। तो u मतलब मोशन की स्टार्टिंग में वेलोसिटी, और v मतलब एंडिंग में वेलोसिटी। तो इसी को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहां से यहां तक की अगर मैं एवरेज वेलोसिटी बात करूं, तो कितनी हो जाएगी? 20, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। सो आंसर इज 20/2, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस मोशन। लेकिन कहां से कहां तक? जब मैं यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहा हूं। Okay, so this is the concept of the average velocity.
तो आई होप आपको वेलोसिटी का कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे एक और कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज of velocity. The rate of change of velocity is called acceleration. देखिए, जैसे जब हम वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो वेलोसिटी में क्या लिखा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी को कैसे दिखाते हैं हम? चेंज इन वेलोसिटी को कैसे दिखाते हैं? अगर वेलोसिटी में कोई चेंज आया है तो यहाँ पर मैं लिखेंगे v फाइनल, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस v इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या बता रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल, यही जो चीज चेंज बता रही है। और ये चेंज कितने टाइम में आया है? t टाइम में आया है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते थे, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते थे, डिवाइड बाय t। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला सभी याद रखेंगे। तो एक बार एसआई यूनिट की भी बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है? अब ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूले में लिखा है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब ये ऊपर जो दिया हुआ है ये क्या है? दैट इज वेलोसिटी। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती थी? मीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो ध्यान से समझना, मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, है ना? तो क्या हो जाएगा? मीटर डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर। तो यानी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि वेलोसिटी है फॉर्मूले में एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी आप याद रखेंगे कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। आई होप ये बात सभी को याद रहेगी। अच्छा, एक और चीज रह गई, मैं उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कब होती है? मुझे एक बात बताओ, जब बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गई और शॉर्टेस्ट पाथ इसने ट्रेवल किया तो यही डिस्प्लेसमेंट होती है। तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो इसी चीज को ना, इसी डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इस पोजीशन को नाम दिया x2, इसको नाम दिया x1। सो x2 माइनस x1 डिवाइड बाई टी, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात भी थोड़ा सा याद रखना, दैट इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? तो ये आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का कंसेप्ट भी क्लियर होता है। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक और कंसेप्ट। तो एक्सेलरेशन तो सभी को समझ में आ चुकी है। नाउ वी विल आल्सो डिस्कस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप पढ़ेंगे, लिखिए, एन ऑब्जेक्ट इज said to have uniform
acceleration if it travels along a straight path along a straight path and important point ये है कि and its velocity changes by equal amount in equal interval of time equal interval of time। ध्यान से पढ़िए, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस। यानी कि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी, लेकिन कैसे चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम फिर से गाड़ी वाले एग्जांपल से समझेंगे। तो ये बना दी हमने ओडी गाड़ी, ये वो रोड रहा ए बी सी डी। अब ध्यान से समझिए, लेट्स से कि इस 10 सेकंड के दौरान जो उसकी वेलोसिटी थी वो सपोज करते हैं थी 20 मीटर पर सेकंड। अगले 10 सेकंड के दौरान जो इसकी वेलोसिटी रही वो रही 40 मीटर पर सेकंड, और अगले 10 सेकंड के दौरान इसकी जो वेलोसिटी रही वो रही 60 मीटर पर सेकंड। आप अगर इस मोशन को ध्यान से देखेंगे कि टाइम इंटरवल बिल्कुल बराबर है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले 20 थी, फिर 40 हुई, फिर 60 हुई। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है और वेलोसिटी बढ़ भी रही है, लेकिन इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है। यानी 20 से 40 हुई, कितने की बढ़ोतरी हुई? यहाँ पर 20 की। 40 से 60 हुई, कितने की बढ़ोतरी हुई? ये भी जो है 20 से वैल्यू बढ़ी। तो आप देख सकते हो कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वो इक्वल अमाउंट में आ रहा है। तो इस तरीके की जो एक्सेलरेशन रहेगी बच्चों, दैट विल बी नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एग्जांपल से आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? देखिए सभी चीज सेम रहेगी, बस एक चीज आपको ऐड करनी है, दैट इज velocity changes by unequal amount in unequal interval of time। यानी कि अब वेलोसिटी में चेंज तो होगा, बट कैसा चेंज होगा? अनइक्वल। ये भी फिर गाड़ी के एग्जांपल से समझते हैं। सो दिस इज द कार and this is the road, position A, B, C and D। तो मैं कहता हूं कि इस 10 सेकंड में जो वेलोसिटी रही दैट वाज 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी रही सपोज 25 मीटर पर सेकंड। अगले 15 सेकंड में वेलोसिटी रही लेट्स से 35 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हो कि ना तो टाइम इंटरवल बराबर है, वेलोसिटी भी बदल रही है, और लेकिन अनइक्वल अमाउंट से बदल रही है। 20 से 25 में 5 का डिफरेंस है, 5 की बढ़ोतरी हुई, यहाँ पर 10 की बढ़ोतरी हो गई। यानी कि वेलोसिटी में चेंज जो है वो भी अनइक्वल है और टाइम इंटरवल भी इक्वल है। अगर इस तरीके की एक्सेलरेशन है तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो अप टू 9th क्लास जितना भी मैंने आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताया वो केवल इतना ही है। वैसे तो आगे जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे वहां पर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पढ़ते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डेरिवेटिव फॉर्म्स में भी हम आगे उसको पढ़ेंगे। लेकिन अप टू 9th क्लास हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं,
दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देखिए, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस को समझना। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, और उन इक्वेशन ऑफ मोशन की जो डेरिवेशन है वो कैसे बनाई गई, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए आपको ग्राफ्स का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ध्यान से पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, एक बार इसके बारे में लिख लेते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द चेंज in position change in position of the body with respect to time। यानी कि एक ऐसा ग्राफ है जो कि क्या बताता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है। समझते हैं? तो मैं ग्राफ बनाता हूं, जरा इस ग्राफ को ध्यान से समझिएगा। ठीक, एक्स एक्सिस पर मैं टाइम ले लेता हूं, और टाइम को हम इस तरीके से ले लेते हैं 20 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। टाइम को सेकेंड्स में हम ले लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को ले लिया है, वाई एक्सिस पे मैं डिस्टेंस को ले लेता हूँ। ठीक है, और इस प्रकार हम यहाँ पर डिस्टेंस को डिवाइड कर लेते हैं। डिस्टेंस को सपोज मैं किलोमीटर में ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर हो गया, ये 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। अगर ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार बने, सपोज कीजिए एक मोशन हो रहा है, एक बॉडी मूव कर रही है, और इस प्रकार कहता है कि 20 सेकंड में सपोज करें कि 20 सेकंड में बॉडी 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 20 सेकंड में अगले 20 सेकंड में और आगे बढ़ जाती है, सपोज वो 40 की दूरी तय करती है। अगले 20 सेकंड में आगे 60 की करती है। तो वी हैव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया है। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे टाइम में चेंज आ रहा है, वैसे वैसे बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है। कैसे पता चल रहा है हमें पोजीशन चेंज हो रही है? जब मोशन को 20 सेकंड हो गए, उस समय पर बॉडी 0 किलोमीटर से चलकर 20 किलोमीटर तक पहुंच गई। भाई इसका यही मतलब है कि 20 सेकंड में बॉडी 20 किलोमीटर पहुंच गई। क्या चेंज इन पोजीशन हुआ? डेफिनेटली हुआ। कितने टाइम में हुआ? 20 सेकंड में हुआ। उसके बाद अगर आप आगे देखोगे कि अगले 20 सेकंड में बॉडी फिर आगे पहुंच गई, फिर से पोजीशन में चेंज हुआ। आप बोलोगे डेफिनेटली चेंज हुआ। तो क्या चेंज इन पोजीशन हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। तो बच्चों, ये जो ग्राफ मैंने यहां पर बनाया है, इस ग्राफ का स्लोप क्या है? इस ग्राफ का स्लोप क्या है? व्हाट इज स्लोप? अगर मैं इसको यहां से जोड़ दूं, स्लोप का मतलब होता है बच्चों कि एक्स एक्सिस पे, ये जो है आपकी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर एक्स एक्सिस में कोई चेंज आया है तो उसके कोरोस्पोंडिंग वाई एक्सिस में कितना चेंज आया है, उसी को स्लोप बोलते हैं। और जो ये स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, वो स्लोप ही क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा। और वो कितनी है? दैट इज चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में क्या चेंज आया? देखो, अगर इनिशियली मैं कहता हूं, इनिशियली जो है 0 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने तय करी थी और जिसका नाम S1 है,
और फाइनल फाइनल मान लीजिए S2 है, फाइनल कितनी है S2 है, तो ऐसे में पोजीशन में कितना चेंज आया, तो आप कहोगे पोजीशन में चेंज आया S2 माइनस S1 डिवाइड बाय कितने टाइम में चेंज आया, सपोज कीजिए दिस टाइम इज T1 एंड दिस टाइम इज T2, तो टाइम में कितना चेंज आया T2 माइनस T। तो जब भी इस प्रकार का ग्राफ आपको नजर आए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नजर आए, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें किसके बारे में बताता है, तो आप बोल रहे हैं सर वो स्पीड के बारे में बताता है। ठीक है, ये ग्राफ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। So the next graph is velocity time graph. Velocity time graph. अब ये क्या ग्राफ है, this graph shows change in velocity with respect to time. Change in velocity with respect to time. ठीक है, जैसे मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं। सपोज वी हैव अ ग्राफ, फिर से दो एक्सिस हमने यहां पर बनाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं लेता हूं टाइम, टाइम में सेकंड में ले रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पर अब की बार वाई एक्सिस पे मैं क्या लूंगा, वेलोसिटी। और आपको पता है सभी को कि वेलोसिटी की चलो यहाँ पर ले लेते हैं किलोमीटर पर आवर, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा रिलेटेबल लगेगा, समझ में आएगा। टाइम को सेकंड में ले लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35, और वेलोसिटी को भी हम यहाँ पर ले लेते हैं 10 20 30 40 50 और 60। एक बॉडी अगर मूव करती है तो 5 सेकंड में, सपोज कीजिए 5 सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आया, पहले 0 थी, 5 सेकंड बाद कितनी हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद फिर ऐसे ही फर्दर आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती रहती है, और आपके पास एक ग्राफ आता है, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, और आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस प्रकार आता है। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम में चेंज आ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, उसके कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। दैट्स वाई इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इट शोज दैट विद रिस्पेक्ट टू टाइम देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। और बच्चों जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब क्या, स्लोप का मतलब कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस में कितना चेंज आया है, इसी को स्लोप बोलते हैं। ये जो एंगल होता है, ठीक है, इसी को ही हम स्लोप बोलते हैं। तो डिस्टेंस टाइप ग्राफ में स्लोप हमें क्या बताता था, स्पीड बताता था। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये स्लोप होता है, वो हमें किस बारे में बताता है बच्चों, वो हमें बताता है एक्सेलरेशन के बारे में। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि जब भी बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वो हमें उसका स्लोप बताता है स्पीड के बारे में। स्लोप क्या है, फिर से बता रहा हूँ, स्लोप क्या है, स्लोप हो रहा है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, यानी कि दिस बाय दिस। आप देखोगे अगर मैं ये लाइन को देखूं तो क्या पोजीशन में चेंज आया है, दैट इज S2 माइनस S1। भाई डिस्टेंस यही है S2 माइनस S1, दैट इज द चेंज इन द डिस्टेंस। और पोजीशन में चेंज आया, तो टाइम में अगर हम देखेंगे टाइम में कितना चेंज आया, अगर पहले इनिशियली टाइम T1 रहा होगा, बाद में T2 हो गया, तो टाइम में कितना चेंज आया T2 माइनस T1, तो स्लोप कितना हो गया S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। उसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। और आप सभी जानते हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप इस ग्राफ को देखोगे
तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ऑब्वियसली चेंज आ रहा है। अगर पहले ये थी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको सपोज कीजिए इसको मैं मान लेता हूँ सपोज u, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते थे, और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल, डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल टाइम। तो ये जो स्लोप है बच्चों, ये स्लोप हमें किसके बारे में बताता है, एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। और आप सभी देख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन आ रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, जहां पर भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ जाए तो वो क्या बता रहा है, वो यूनिफॉर्मिटी के बारे में बता रहा है। यानी कि ये जो एक्सेलरेशन आपकी आई है कैसे नेचर की होगी, यूनिफॉर्म नेचर की होगी। सो दिस ग्राफ इज एक्चुअली ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इस ग्राफ का जो स्लोप है, अगेन फिर से बता रहा हूँ, स्लोप क्या है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है। एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में चेंज कितना है, देखो अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ये वाली लाइन की बात करूं, तो ये वाली लाइन वेलोसिटी ही तो बता रही है। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि ये पॉइंट पे क्या है v, ये पॉइंट पे क्या है u। तो v माइनस यू कितने टाइम इंटरवल में, t टाइम में। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। क्लियर है, एक बार ध्यान से देख लो इस ग्राफ को। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, वो ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, कौन सा एरिया की बात कर रहा हूँ, पहली बात ये नोट कर ले यहाँ पर, ये बात यहाँ पे नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एरिया, द एरिया अंडर द कर्व, द एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। द एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब है इसका, कि ये जो आपके एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाला एरिया, ये एरिया क्या बताता है, ये जो एरिया है, ये एरिया बताता है कि बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी है, ये बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी है। और अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो बड़ी ही इजी तरीके से आप ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो इन दोनों ग्राफ्स की नॉलेज होनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को एक ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इस टॉपिक के इस चैप्टर के सबसे आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल आया तो वो उम्मीद है कि ये जो मैं लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, इसी टॉपिक से ही हर टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे। तो जो इस पूरे चैप्टर का क्रक्स है, इस पूरे चैप्टर का जो सार है, वो इस फाइनल टॉपिक, इस फाइनल डेरिवेशंस पर निर्भर करता है। तो ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन। तीन इक्वेशंस के बारे में हम बात करेंगे, तीन फॉर्मूले के बारे में हम बात करेंगे, और इन तीनों के बेसिस पर ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन समझने से पहले आपको हम एक मोशन को कंसिडर करेंगे। सपोज कीजिए मैं एक ग्राफ यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। ठीक, ग्राफ कौन सा बनाऊंगा मैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, सो एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन ओ, यहाँ पर मैंने टाइम लिया, और इस जगह पर मैं लेता हूँ वेलोसिटी।
क्लियर है इतना? अब एक रैंडम कोई भी मोशन ले लेता हूं। सपोज कीजिए कोई बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो मैं कहता हूं इनिशियली जब मोशन शुरुआत हुई उस समय पर किसी भी बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी, सपोज वो यू थी, कोई भी होगी, इनिशियल वेलोसिटी है यू, मैं नाम देता हूं। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वेलोसिटी में भी चेंज आता गया और यहां पर जाकर मोशन आपका समाप्त होता है। और इस पॉइंट पर जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, दैट फाइनल वेलोसिटी इज v। क्लियर है बच्चों? इसको मैं यहां पे जोड़ देता हूं। इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, दैट पॉइंट इज a, b, c एंड d। तो आप ये देख सकते हो कि किसी टाइम पीरियड t के दौरान, किसी टाइम पीरियड t के दौरान जैसे ही टाइम t हो गया, आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो u से कहां पर पहुंच गई, v पहुंच गई। यानी a पोजीशन से b का मतलब ये है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी when the time t was equals to 0, at that time the initial velocity was u, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा फाइनल वेलोसिटी आपकी b पॉइंट पर कितनी हो गई, v होगी। सो ये कैसा ग्राफ है? आप बोलोगे सर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्लियर है ये बात? सभी को समझ में आती? वेरी गुड। अच्छा, जब मैं ग्राफ आपको पढ़ा रहा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां पर आपको एक बात बताई थी। वो क्या बताई थी? कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, एक बार याद करेंगे सभी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या बताता है? तो बच्चों वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। अब इस ग्राफ का स्लोप क्या है? देखो, इस एंगल को अगर मैं थीटा मानूं तो ये जो स्लोप आपको नजर आ रहा है, ये जो स्लोप है, दैट इज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, वही स्लोप होता है। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, वही स्लोप होता है। और मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमें क्या बताता है बच्चों? स्लोप हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। और अगर कोई आपसे पूछे मैथमेटिक्स में स्लोप निकालते कैसे हैं, मैं वो भी बता देता हूं। मैथमेटिक्स में जब भी स्लोप निकालते हैं, थीटा आपको नजर आ रहा है, आप सीधा क्या निकाल दो? टेंजेंट थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री आपने अभी पढ़ी नहीं होगी, मैं बता देता हूं। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ये फॉर्मूला याद रखें। अगर नहीं पढ़ी है तो सिंपल सी बात याद रखें, स्लोप का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस में कितना चेंज आया, यानी कि स्लोप क्या बताता है? एक्सेलेरेशन। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस में कितना चेंज आया, तो वाई एक्सिस में कितना चेंज आया? इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v। तो कितना आया वाई एक्सिस में चेंज? आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और कितने टाइम में आया? भाई ये t है, अगर OD आपका t है तो ये भी तो t होगा, यानी t टाइम में आया। अगर मैं इस t को यहां पर ले जाऊं तो क्या बन गया? at इज इक्वल टू v माइनस यू। इस u को इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? at प्लस u इज इक्वल टू v, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। तो बच्चों ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो मैंने बॉक्स के अंदर ये लिखी हुई है पहली इक्वेशन, सभी को ये बात याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इक्वल टू यू प्लस at। देख सकते हो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही मैंने ये निकाली है, जहां पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फिर से मैं लिख देता हूं, यहां पर v क्या है बच्चों? v है फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? u है इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? a है बच्चों एक्सेलरेशन। ठीक है। t क्या है? t है टाइम, टाइम पीरियड, कितना टाइम लगाया उसे मोशन के द्वारा। ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आप सभी याद रखेंगे।
क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? कोई डाउट हो तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज इसको ध्यान से देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए एक बार ये ग्राफ मुझे थोड़ा सा दोबारा देखना पड़ेगा। इसको समझाने के लिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझाने के लिए हमें ग्राफ को देखने की काफी जरूरत है। अब इस ग्राफ को देखिए, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, एक काम करते हैं, एक और ग्राफ यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और ग्राफ बना लेता हूँ, सेम यही। U V, that was A B C D O, यहाँ पर था वेलोसिटी और यहाँ पर था टाइम, ये टाइम इंटरवल था T। हाँ जी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैंने एक बात बताई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होता है, यानी कि ये वाला जो एरिया होता है, ये एरिया हमें किस बारे में बताता है? व्हाट इज दैट एरिया इक्वल टू? तो आप इसको फिर से लिख लेंगे, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ the shaded area is equal to displacement। ये किसके बराबर है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट को सपोज कीजिए अगर मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं, एस से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है एस, या जो ये जो एरिया है, ये एरिया किसके बराबर है बच्चों? तो बच्चों ये एरिया की वैल्यू निकालनी है किसके बराबर, तो मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? ए सी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल? ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए बी सी, एक ही रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल का नाम बताओ क्या है? ओ ए सी डी। बोल सकता हूं क्या ये एरिया इसके बराबर है, इन दोनों के सम के बराबर? बिल्कुल। तो यानी S इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बच्चों, बताना। एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बच्चों? आप बोलोगे सर बेस तो AC है, और हाइट कितनी है? हाइट है BC, प्लस एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? OA इंटू OD। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, S इज इक्वल टू OA इंटू OD। वट इज OA? OA क्या है सर? OA तो U के बराबर है। OA कितना है भाई? ये दूरी कितनी है? U के बराबर है। तो U इंटू OD, वट इज OD? OD टाइम के बराबर है, प्लस हाफ इंटू AC। भाई OD जो है वो AC के बराबर है, तो अगर OD T है तो AC भी T हुआ, यानी AC की जगह हम क्या लिख देंगे? T। ठीक है बच्चों। BC, वट इज BC? अब ध्यान से देखोगे, ये वाला पॉइंट तो V बता रहा है, और ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है? C वाला पॉइंट, ये U बता रहा है। तो BC की वैल्यू क्या आई? देखो BC को हम क्या लिख सकते हैं? BC को क्या मैं लिख सकता हूँ? BD माइनस CD। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो यहाँ से S किसके बराबर हो गया? UT प्लस हाफ इंटू T इंटू वट इज BD? सर BD तो V है, ध्यान से देखो, BD V के बराबर है, और CD किसके बराबर है? U के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको T से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, T से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा? UT प्लस हाफ इंटू, इसको पहले लिख लेता हूँ, V माइनस U बाई T, और एक T एरा, एक T एरा, क्या बन गया? T स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बना? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ। और ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये जो ब्रैकेट में मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये किसका फॉर्मूला? याद करो, याद करो।
ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, सो हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, और ये बन गई बच्चों हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे सभी, ठीक है। मैं बता चुका हूं यहां पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, a है एक्सेलरेशन, t अगेन टाइम, s क्या है, s आपकी डिस्प्लेसमेंट, आप इसे डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो और डिस्टेंस ट्रेवल भी लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर है बच्चों? सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बार इसे ध्यान से देख लें, फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम बढ़ते हैं अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। फिर से मैं एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ग्राफ को दोबारा से बना देता हूं। वी यू ए बी सी डी ओ, ये टाइम था टी, यहां पर मैंने लिया था वेलोसिटी का कंपोनेंट, तो सो दैट वाज द ग्राफ, ठीक है। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करते हैं। देखो फिर से हम उसी नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी नॉलेज, कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ये एरिया होता है, ये एरिया हमें क्या बताता है, फिर से डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। तो ये जो एरिया है बच्चों, दैट एरिया अगेन लिखूंगा, एरिया अंडर, मैं इस लाइन को बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। तो यही डिस्प्लेसमेंट एस से इसको रिप्रेजेंट किया था, किसके बराबर है सर, इस एरिया के बराबर है। अब पहले तो मैंने कहा कि एरिया बराबर है एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेकिन क्या आपको ये शेप एक ट्रेपेजियम की शेप नजर आ रही है, ध्यान से देखो, इज दिस अ ट्रेपेजियम, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट, ये एरिया इक्वल टू हो सकता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, ओ ए बी डी, बिल्कुल ठीक बात है कि सर ये जो एरिया है जो कि हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम के बराबर है। अब सभी याद करेंगे कि एक ट्रेपेजियम का एरिया किसके बराबर होता है, बता सकता है कोई, ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, तो करेंगे बच्चों, जो ट्रेपेजियम के एरिया होता है दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। अब ये पैरेलल साइड कौन सी है ट्रेपेजियम की, ओ ए एंड बी डी, सो ओ ए प्लस बी डी, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, इनटू में क्या होती है, हाइट, और इस ट्रेपेजियम की हाइट क्या है, आप ध्यान से देखो, या तो आप ए सी लिख लो या ओडी लिख लो, एक ही बात है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, ओडी। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार सबकी वैल्यू लिखेंगे, s इज इक्वल टू हाफ इनटू व्हाट इज ओ ए इज u एंड व्हाट इज बी डी इज v इनटू में ओडी, क्लियर है। अच्छा ओडी किसके बराबर था, ओडी तो सर टी के बराबर था, तो यहाँ टी भी लिख सकते हैं हम, इसको मिटा के हम क्या लिख देते हैं, ओडी क्या है, ओडी सर टी है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, आप सभी जानते हो कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी होता है, बिल्कुल होता है सर। तो यहाँ से t किसके बराबर हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई ए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं।
तो इस t की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो s क्या बन जाएगा, हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई ए। बिल्कुल ठीक बात। सो 1/2a इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस 2a को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो बन जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। और बच्चों ये आपकी बन गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, यहाँ पर v अगेन क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है बच्चों, तो एक बार इस टॉपिक की मैं समरी डिस्कस कर लेता हूं। हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, ठीक है, हमने कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन कौन सी है एक बार मेरे साथ सभी रिवाइज करेंगे, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सभी याद कर लेंगे इन तीनों को। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बच्चों ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर की जो थ्योरी थी वो हमने इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस कर ली है। जो अगली वीडियो होगी दैट विल ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तब तक आपको इस चैप्टर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। क्योंकि थ्योरी पढ़ना फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स का मतलब है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। हमने ये थ्योरी जो इस पूरी वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करी है, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, इन सभी रिजल्ट्स का इस्तेमाल हम करेंगे फिजिक्स के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो बच्चों एग्जाम में सिर्फ थ्योरी नहीं आएगी, एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि जिन बच्चों के मन में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का फोबिया है उसको ठीक करने का केवल एक इलाज है, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करना। तो थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल्स की वीडियो को मिस मत करना, उस वीडियो को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और फिर खुद भी नए न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो देखिए मेरे हिसाब से पेपर में कई बार तो डायरेक्ट ये डेरिवेशन ही पूछ ली जाती है 3 नंबर में 5 नंबर में, कि भाई ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है इसकी कंप्लीट डेरिवेशन तीनों की तीनों डिराइव करके दिखाओ, निकाल के दिखाओ कि वो आई कहाँ से। तो ये टॉपिक जो है ना बच्चों, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन वाली डेरिवेशन लिखकर भी देखनी है, प्रैक्टिस करके देखनी है, और इसके बाद इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।